हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम भाग 1 के बारे में देख चुके हैं। आज बात करेंगे भाग 2। भाग 2 में है आपका नागरिकता। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कल हम भाग 1 संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में देख चुके हैं। इसके अलावा हम आने वाले दिनों में किस तरह से कौन से विषयों का अध्ययन करेंगे इसके बारे में भी देख चुके हैं। आइए बात करते हैं भाग 2 के बारे में। टॉपिक है नागरिकता। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 2 में है नागरिकता। और प्रावधान की बात करें तो आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। भारत में जो नागरिकता आपको दी जाती है वह एकल नागरिकता है। जैसे कि अमेरिका जैसे देश में आपकी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। पहला उन देश का, दूसरा उस राज्य में स्थित जो निवासी हैं। इस तरह से अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसी तरह आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां 3 नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं, एक जिला का भी, एक राज्य का भी और एक देश का भी। लेकिन हमारे भारत में केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, जिसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर। तो प्रभावित किसका पड़ा? ब्रिटेन के संविधान का। नागरिकता आपका संघ सूची का विषय है। हम आपको जब अनुसूची पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि सूची 3 तरह से होती है। एक राज्य सूची, दूसरा केंद्र सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इस तरह से विषय आपका नागरिकता संघ सूची का विषय है। प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक और भाग 2 में उल्लेख है नागरिकता का। ये इसका बेसिक और सामान्य जानकारी है। यहां से प्रश्न अनुच्छेद को लेकर नहीं पूछा जाता कि कौन से अनुच्छेद में क्या बात का उल्लेख किया गया है। जहां से प्रश्न आते हैं आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे भारतीय नागरिकता को, जो भारतीय व्यक्ति हैं उनको नागरिकता कितने आधारों पर दिया जाता है उनके बारे में देखते हैं। तो भारतीय नागरिकता 5 शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है। तो आइए बात करते हैं वे 5 आधार क्या हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है। जब भारत आजाद हुआ था उसके पहले पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। लगभग दोनों एक साथ आजाद हुए थे, एक दिन के आगे पीछे। तो जिन्हें पाकिस्तान जाना था वे पाकिस्तान चले गए और जिन्हें भारत में रहना था वे सभी व्यक्ति भारत में निवास करने लगे। तभी हमारा भारत का संविधान बनने को तैयार होने वाला था। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू जनवरी में हुआ है और बना आपको 1949 26 नवंबर को था। तो जब पहले देख लेते हैं, पहले आधार कौन कौन से हैं उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर और पांचवा है आपका भूमि अधिग्रहण के आधार पर। ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। पहला क्या है? जन्म के आधार पर। तो जिन व्यक्ति का जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, भारत में निवासरत वे व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद
भारत में हुआ है उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके पहले अभी देखे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो जो व्यक्ति भारत में निवास किए उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई, जो पाकिस्तान में निवास किए उन्हें उस देश की नागरिकता दी गई। तो पहला देख लिए जन्म के आधार पर कि जिनका जन्म 26 नवंबर 1950 के बाद भारत में हुआ है उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर किस तरह से? आपके दादा दादी, माता पिता यदि वे पहले से ही भारत में निवासरत हैं, पहले से ही उन्हें भारत की नागरिकता दी गई है, तो आप उसके बेटे या पोते के तौर पर आपको वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाती है। तो इसमें याद रखेंगे विशेष बात क्या है कि भारत में सर्वाधिक जो नागरिकता दी जाती है वह वंश के आधार पर दिया जाता है। आपको भी वंश के आधार पर मिला है, मेरे को भी वंश के आधार पर मिला है, तो सर्वाधिक नागरिकता वंश के आधार पर दिया जाता है। तो ये आपके दूसरा शर्त हुआ। तीसरा क्या है? पंजीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर किस तरह? कोई विदेशी पुरुष है या महिला है, किसी भारतीय पुरुष या भारतीय महिला, इन दोनों के बीच यदि आपस में विवाह संपन्न होता है, विवाह हो जाता है, यदि विदेशी व्यक्ति भारतीय स्त्री या महिला से विवाह करता है या भारतीय जो पुरुष है विदेशी महिला से विवाह करता है, तो विदेशी पुरुष और महिला को यदि विवाह के बाद 7 वर्ष भारत में निवास करते हैं तभी उन्हें भारत की नागरिकता दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में 7 से बढ़ाकर अभी 10 वर्ष कर दिया गया है कि कोई भी विदेशी स्त्री या पुरुष भारतीय नागरिक से शादी करता है या करती है तो उसे 10 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, तभी उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो ये आपके तीसरा आधार हुआ पंजीकरण के आधार पर। चौथा है देशीकरण के आधार पर। तो देशीकरण क्या है? तो जो हम 8वीं अनुसूची में 22 राजकीय भाषा के बारे में जो अध्ययन किए हैं, यदि कोई विदेशी व्यक्ति को उस 22 राजकीय भाषा में से किसी एक भाषा को वह बोलना जानता हो, लिखना जानता हो और समझना जानता हो, तो उसे हम देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता दे सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वह अपने देश की नागरिकता त्याग कर चुका हो। तो ये आपका चौथा आधार हुआ देशीकरण के आधार पर। पांचवा क्या है? पांचवा है आपका भूमि अधिग्रहण के आधार पर। तो भूमि अधिग्रहण किस आधार पर होता है? कल हम भाग 1 में भी पढ़े हैं। मान लीजिए कहीं युद्ध होने वाला है और 2 देशों के बीच समझौता हो जाता है, या स्वयं वह देश आपको वह क्षेत्र दे देता है जो आपके भूमि क्षेत्र में आता है, तो जो क्षेत्र आपके अंतर्गत अभी नया आया है, जिसे आप अभी अभी ग्रहण किए हैं, तो उस क्षेत्र के जितने निवासी हैं उन्हें आप भूमि अधिग्रहण के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे। तो ये आपका पांचवा हुआ। भारत सरकार किसी भूमि को अगर भारत के क्षेत्र में शामिल करता है तो उस क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो ये आपके पांचवा आधार हुआ। इसी के तहत आपका गोवा है, दमन एवं दीव है, पुदुचेरी है, दादर नगर हवेली है, इन सभी को भूमि अधिग्रहण के तहत ही नागरिकता प्रदान की गई है। कल देखे हैं कि दादर नगर हवेली है, दमन और दीव है, यहाँ आपका पुर्तगालियों का शासन था, और वहीं पुदुचेरी में आपका फ्रांस के शासक निवास करते थे। तो वे भारत को सौंपकर अपने देश चले गए और उन देश को भारत अधिग्रहण किया गया है, इसलिए भारत संसद द्वारा भूमि अधिग्रहण के आधार पर उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है।
तो ये हुआ आपका जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और पांचवा भूमि अधिग्रहण के आधार पर। आगे बात करेंगे एनआरसी क्या है, ठीक है, सीएए क्या है और एनपीआर क्या है, जो अभी वर्तमान में मुद्दा उठ रहा था। चलिए ये तो देखें हम आखिर प्रदान किस तरह से की जाती है। आइए आगे बात करते हैं कि आपकी नागरिकता समाप्त किस तरह से होगी। आपकी नागरिकता समाप्त किस तरह से हो सकती है, आइए देखते हैं किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता किस तरह से समाप्त होती है। पहला, स्वेच्छा से। स्वेच्छा से किस तरह से, मान लीजिए आप भारतीय नागरिक है, कहीं दूसरे जगह किसी कारणवश वहां जाता है और उनको अच्छा लगता है और वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद जब उस देश की वह नागरिकता ग्रहण करता है और भारत की नागरिकता को वह स्वेच्छा से बोलता है कि मैं भारतीय नागरिकता को त्याग कर रहा हूं क्योंकि मैं अब जिस देश में निवास कर रहा हूं उस देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हूं, तो ये आपका स्वेच्छा से हुआ। दूसरा, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने से, तो वही है कि आप दूसरे देश में गए हैं निवास करने, वहां देश आपको अच्छा लगा और आप वहीं रहने लगे और वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा है, युद्ध काल में शत्रु देश की मदद करने पर। भारत और किसी अन्य देश के बीच, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या बांग्लादेश या चीन, इनमें से किसी भी देश के साथ अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है और आप भारत के सेना को छोड़कर जिस देश के साथ युद्ध होने वाला है उस देश की सपोर्ट करते हैं, उनके क्षेत्र में रहकर आप भारतीय जो सेना है उनके खिलाफ काम करते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये हुआ आपका तीसरा कारण। चौथा है, लगातार 7 वर्षों से बाहर रहने पर। आप दूसरे देश कमाने गए रहे हो या जॉब करते हो या वहीं निवास रहे हो, यदि आप भारतीय जो दूतावास रहते हैं उनको आप बताते नहीं है कि मैं इस देश में आकर अभी रह रहा हूं, यदि 7 वर्षों तक यह प्रक्रिया रहती है कि आपकी जानकारी भारतीय दूतावास को नहीं रहती है, न ही आप भारतीय क्षेत्र में रहते हैं, तो 7 वर्ष तक आप भारत से बाहर हैं, इसलिए भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो ये आपका चौथा हुआ। पांचवा है, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। संविधान आपका सर्वोपरि है। यदि आप संविधान में जो बात की गई है एकता एवं अखंडता की, इनके खिलाफ किसी भी अनैतिक कार्य करते हैं और आप संविधान को नहीं मानते हैं, तो भी आपकी नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके आधार पर आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो आइए बात करते हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में, जो अभी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और जनवरी में मनाया जाएगा। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस क्या है। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जब अध्ययन करने गए थे, उस दौरान वे 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच यात्रा जब किए, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो उनकी याद में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई विदेश के नागरिक हैं और भारत किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, जो व्यक्ति भारत का था और विदेश में रहता है और भारत अपने परिवार के साथ किसी कारणवश नहीं आ पाता है और मिलना अगर वह चाहता है, तो उनके लिए एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे 7 से 9 जनवरी के बीच सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है, जबकि 9 जनवरी को दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब मनाया जाता है? तो 7 से 9 जनवरी के बीच ये सम्मेलन है कि आप उस दिन विदेश से आकर अपने परिवार वाले से मिल सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? अगर दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को।
कारण क्या है? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, भारत वापस आए थे। प्रारंभ हुआ है 2003 से और अभी हुआ है 2019 में गांधीनगर में। पहले प्रत्येक वर्ष हो रहा था ये प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन इसे और रोचक और मनोरंजन के रूप में मनाने के लिए 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने जा रहा है। 2015 में हुआ था, 2017 और 2019, आगे आपका 2021 में होगा। तो ये हुआ आपका प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात करते हैं एनपीआर के बारे में, एनआरसी के बारे में और सीएए के बारे में। देखिए, ये तीनों आपके वनडे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, चाहे आप एनटीपीसी का आने वाले एग्जाम देने वाले हो, एसएससी में हो, आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात हो या व्यापम, आप जो भी वनडे एग्जाम देंगे आपको यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। आइए समझते हैं तीनों वास्तव में क्या है। आपको भी समझ होनी चाहिए कि देश में जो मुद्दा उठ रहा है उसका अर्थ क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनपीआर का। क्या है एनपीआर? तो हम एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। पहले आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एन से नेशनल, पी से पॉपुलेशन और आर से रजिस्टर। तो क्या है एनपीआर? एनपीआर का उद्देश्य सिर्फ अपने देश के निवासी का डेटाबेस तैयार करना। एनपीआर जो भारत सरकार है उनका दायित्व है कि भारत में जितने व्यक्ति हैं उनका डाटा आप तैयार कीजिए कि आखिर देश में कितने व्यक्ति हैं, क्या उनका नाम है, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, आखिर उनका विवाह हुआ है कि अवैवाहिक है, क्या जिनका पहले आप जनगणना किए थे वास्तव में अभी जिंदा हैं या नहीं है। इन सभी का जो डाटा तैयार किया जाता है, जिसमें आपका एक तरह से कहा जाए तो मतदाता सूची भी आता है। इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो आपका जो जनगणना होता है वह एनपीआर के तहत ही होता है, लेकिन आपको उसमें आपके घर की जानकारी देनी पड़ती है। तो एनपीआर में केवल इतना है कि भारत में जितने व्यक्ति अभी निवासरत हैं उनके नाम क्या है, उनके माता पिता के नाम क्या है, क्या काम करते हैं, विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी जीवित है कि नहीं है, इन सभी का जो आंकड़ा तैयार किया जाता है वह आपका एनपीआर के तहत आता है। आप नाम से ही समझ सकते हैं, एन से आशा है आपका नेशनल है, पी से आशा है पॉपुलेशन और आर से रजिस्टर। तो आपको पॉपुलेशन रजिस्टर करना है, जनसंख्या को दर्ज करना है। दूसरा एनआरसी है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या है? तो यहां जितने व्यक्ति का आप नाम लिखे हैं, जो डाटा तैयार किए हैं कि कौन से व्यक्ति के माता पिता के नाम क्या है, उनका नाम क्या है, व्यवसाय क्या है, इन सभी के लिए जब आप उनसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि आप वास्तव में भारत के हैं या नहीं हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पर दिखाना पड़ता है आपको कि जो आप डाटा यहां पर एनपीआर के रूप में दे रहे हैं, यदि आप वहां कुछ सबूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यह आपका एनआरसी कहलाता है। जहां सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती है वह आपका एनपीआर कहलाता है। तो दोनों में वही है कि डाटा तो आपको तैयार करना पड़ेगा, लेकिन एनपीआर में आपको सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है और एनआरसी में आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आईडी प्रूफ बताना पड़ेगा कि आप भारत के ही निवासी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? एनआरसी लाने का उद्देश्य क्या है? तो भारत में बसे घुसपैठियों को उनकी नागरिकता वास्तव में है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसे बाहर निकालना। क्या है उद्देश्य?
कि जो आप आंकड़ा तैयार किए हैं एनपीआर में कि कितने व्यक्ति भारत में निवासरत हैं, तो एनसीआर के तहत आपको सबूत के रूप में कुछ प्रूफ मांगना पड़ेगा। इसमें जो घुसपैठिया आप भारत में आए हुए रहते हैं उनको हमारे भारत देश से बाहर निकालना ही एनआरसी का उद्देश्य है, जिसके तहत कोई घुसपैठिया है उसका अगर आईडी प्रूफ ही नहीं रहेगा तो उसे भारत देश से बाहर किया जा सकता है और इसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये आपका एनआरसी हुआ, दोनों आसान है, ठीक है। तीसरा सीए है, एक और देख लीजिए लागू कहाँ हुआ है। तो एनआरसी अभी वर्तमान में केवल असम में लागू है, लेकिन आने वाले दिन में पूरे भारत में लागू किया जाएगा। ये आपका एनआरसी लागू की बात हुई। अगला है आपका सीएए के बारे में। तो आइए बात करते हैं सीएए क्या है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो आपका सीएए है। तो क्या है सीएए, पहले समझते हैं। जो बिल आया था उसके बारे में, बिल आया था सीएबी के नाम से। तो क्या है सीएबी, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऑफ एक्ट है। जो पहले आपका सीएए में एक्ट है वह बी में बिल है। सीएबी क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है। तो बिल क्या है, विधेयक है। भारतीय संसद अगर लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत करती है वह आपका बिल है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो जाता है तब उसे हम एक्ट के रूप में जानते हैं। तो ये आपका हुआ बिल और एक्ट के बारे में। एक बार और समझ लीजिए बिल क्या है। कोई विधेयक है लोकसभा और राज्यसभा के बीच प्रस्तुत की जाती है तब तक वह बिल है। जब लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति तीनों से अनुमति मिल जाती है तो वही बिल आपका अधिनियम का रूप ले लेता है। तो बिल से वह एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सीएए लागू करने का उद्देश्य क्या है, देख लीजिए। दूसरे देशों में जो धर्म के आधार पर पीड़ित लोग हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। जिस तरह से भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 के दौरान, तो शिमला में जो युद्ध में प्रभावित लोग हुए थे उन्हें भारत में शिमला नामक स्थान पर प्रवेश दिलाया गया था। युद्ध से प्रभावित व्यक्ति थे इसलिए उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई थी। उसी तरह पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। जिस तरह यहां उन्हें रखा गया था भारत चीन युद्ध के दौरान शिमला में, उसी तरह से कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देश में रहना पड़ा है। तो जो इन 3 देश हैं वहां हिंदू मुस्लिम को छोड़ के, जैसे आपके जैन हैं, बौद्ध धर्म है, सिख हैं, पारसी हैं और हिंदू समुदाय है, यदि धर्म के आधार पर उनको किसी तरह से पीड़ित को भारतीय नागरिकता चाहिए हो, उन्हें धर्म के आधार पर अगर परेशान किया जा रहा हो तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये किनका कहना है, तो ये आपका सीएए की कहना है कि जो भारतीय नागरिकता पाना चाहते हैं धर्म के आधार पर वे केवल 3 देश से भारत आ सकते हैं। वे 3 देश हैं, पाकिस्तान है, मैप में आप ट्रेस कीजिए, पाकिस्तान है, उसके ऊपर अफगानिस्तान है और पश्चिम बंगाल क्षेत्र का बांग्लादेश है। तो ये आपका प्रमुख 3 बात हुआ एनपीआर के बारे में, एनआरसी के बारे में और सीएए के बारे में। तो याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। तो ये रहा आज का टॉपिक भाग 2 नागरिकता के बारे में। कल हम आप सभी के मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे कि आखिर आपके कौन कौन से मूल अधिकार हैं जिनके खिलाफ भारतीय संसद कानून नहीं बना सकती है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। आइए मिलते हैं फिर शाम की भारत की भूगोल की कक्षा में और कल तैयार रहिएगा, कल अध्ययन करेंगे।
फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आज के लिए धन्यवाद।